अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूं सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, आपने ऐनक वाला जिन देखा ड्रामा? ऐनक वाला जिन नहीं। अच्छा, नहीं देखा। चले मैं आपको बता देती हूँ वजह क्या है कि मैंने आपको ये रिमाइंड करवाना चाहती हूँ। उसमें असल में नस्तूर जिन होता है और उसकी जान एक तोते में होती है और वो तोता एक पिंजरे में होता है। अच्छा। तो वो दौड़ उसमें लगी रहती है कि नस्तूर जिन को अगर काबू करना है तो उस तोते को पकड़। ठीक। पॉलिटिक्स में भी ऐसा ही होता है, ज़िंदगी में, पॉलिटिक्स में, कि किसी ना किसी शख्स की कोई कमज़ोरी होती है जो, या फिर कोई आपको ताकत फराहम कर रहा होता है, कोई आपकी सप्लाई लाइन होती है, जब उसको बंद कर दिया जाता है तो फिर मुतासर होती है ज़ाहिर है आपकी एक्टिविटी। कुछ अर्से पहले जब एक अरेस्ट हुई तो उसे मंसूब किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, कि उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जारहाना इनिंग्स है वो मध्यम पड़ जाएगी। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दिया, बल्कि हमने देखा है कि ज़्यादा एग्रेसिव बॉलिंग हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, अली अमीन गंडापुर हों या इमरान खान साहब हों। इसका अभी ताज़ा मुजाहरा उनके ट्विटर अकाउंट से भी हुआ है और उन्होंने अडयाला जेल में सहाफ़ियों के साथ सवाल जवाब में भी वही बातें की। आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने क्या कहा है या आपको अंदाज़ा है कि वो क्या? मैं तो जानना चाहूँगा, अंदाज़ा भी मुझे है, मगर क्या आप शाया कर सकती हैं? नहीं तो बीप 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 शुरू हो जाएगा। सवाल देख लो। सवाल आपका अच्छा है, कुछ इश्क था कुछ मजबूरी थी, सो मैंने जीवन मार दिया, मैं सेंसर कर लूँगी। अच्छा ठीक। बहरहाल जो बातें हैं, ज़ाहिर है मुल्क के वसीतर मफाद में हमें सोचना पड़ता है कि किस बात को जाना चाहिए कौमी सलामती के खदशे के पेश नज़र, किस बात से हमें अवॉइड करना चाहिए। ज़ाहिर है मुल्क तो हमारा मुश्तरका है, इमरान खान साहब का भी, आपका भी, मेरा। उन्होंने पाकिस्तानी कौम के नाम एक पैगाम भेजा है और उन्होंने कहा है कि ये पहली बार नहीं हो रहा मुल्क की तारीख में कि फ़र्द वाहिद अपनी ताकत बचाने के लिए पूरे मुल्क को दाव पर लगा दे। वो याहिया खान साहब की बात कर रहे हैं। उन्होंने मई में भी एक ट्वीट किया था, एक वीडियो मैसेज था जिसमें उन्होंने हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के हवाले से हक़ाइक़ बताए थे और कौम को मशवरा दिया था कि उसे पढ़ें। अच्छा, फिर उन्होंने कहा है कि तरक्की अगर किसी को मिलती है या ओहदे दिए जाते हैं तो इस बुनियाद पर दिए जाते हैं कि या तो वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले दें या फस्तायत बरतें। अब उन्होंने 3 नाम दिए हैं, इसकी वाज़ेह मिसालें वो है काजी फ़ाइज़ ईसा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मोहसिन नकवी साहब और हुमायूं दिलावर, जिन्होंने फ़ैसले दिए इमरान खान साहब के खिलाफ और उनकी अहलिया के खिलाफ। फिर वो पाकिस्तानियों से मुखातिब होते हुए कहते हैं कि अगर आज आप काजी फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन के खिलाफ ना निकले तो हमेशा ग़ुलाम रहेंगे। मोहसिन नकवी साहब को उन्होंने तफसील से याद किया है और उन्होंने कहा है कि जो हम पे जुल्म किया गया उसके एवज़ मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर दाखिला और PCB का चेयरमैन बना दिया गया। नवाज शरीफ साहब के बारे में उन्होंने जो कहा वो मैं आपसे बाद में अलग से पूछूंगी। उन्होंने मैसेज में कहा है कि आज़ादी बचाने के लिए स्ट्रीट मूवमेंट के लिए निकलना होगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये तो बढ़ता ही जा रहा है रेजिस्टेंस, मुज़ाहमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हो या हुकूमत एक के बाद एक कोशिश करके भी, क्रैक डाउन करके भी, केसेस बना के भी अभी तक इमरान खान साहब को कम से कम इस तरह की बातों से बिल्कुल नहीं रोक पाए। तो क्या अब इमरान खान साहब किसी नई तहरीक की तैयारी कर रहे हैं या जेल भरो तहरीक शुरू करने जा रहे हैं? देखिए, मेरा ख्याल है आज एक डेवलपमेंट हुई है कि ये जो उन्होंने ट्वीट की है, लंबी चौड़ी ट्वीट है जी, और वही बातें उन्होंने सहाफ़ियों के सामने भी की हैं। तो उसमें तो उन्होंने टारगेट किया है जी एक शख्स को, फ़र्द वाहिद जी, हवाला दिया याया खान का। अच्छा, अब इसमें इसके दो पहलू हैं। पहला तो आप वाली बात कि जी क्या ये हार्ड लाइन ले रहे हैं, अनकॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन है जी, और फोकस करके टारगेटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो और दूसरा सवाल ये है कि ये एक शख्स को हाईलाइट करना या सिंगल आउट करना, उसके साथ इनका जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया है जी, वो कहाँ जाता है, वो कौन से पाँव पे खड़ा है जी। तो पहला सवाल ले लेते हैं कि खान साहब ने ये जो टारगेट किया है, दूसरी साइड से जब आप बात करें तो वो भी एग्जैक्टली यही कहते हैं कि जैसे खान साहब टारगेट कर रहे हैं एक शख्स को जी, दूसरी साइड भी एक ही शख्स को टारगेट कर रही है, वो है इमरान खान। वो तो PTI को ऐसे सियासी जमात तो समझते ही नहीं है कुछ, वो तो कहते हैं यही एक फितना है। तो वो भी 1 पर्सन को टारगेट कर रहे हैं जी, ये भी 1 पर्सन को टारगेट कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल 2 हाथ ताली बजाने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे की, मगर वो हो नहीं रही। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी हमारी बदकिस्मती है आयशा कि आज हम इस मोड़ पे खड़े हैं जहाँ इंस्टेड ऑफ इंस्टीट्यूशनल हार्मनी, इंस्टीट्यूशंस में डिसहार्मनी पैदा हो गई है बिकॉज ऑफ दिस क्लैश और अलेज्ड क्लैश बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स जी। अच्छा, अब ये तो यहाँ तक बात गई और इसका रिस्पांस जो आया है जी,
वो रिस्पॉन्स आयशा यही आया ना कि आज ख़बर ये चल रही है इस वक्त के FIA की टीम को खान साहब के पास भिजवा दिया है जी कि जी आप जाके तफ्तीश करें कि उन्होंने ये जो बात कही है मुझे ये हमूद-उर-रहमान कमीशन का हवाला दे के या खान का हवाला दे के ये जो बयान दिया तो फिर इसके ऊपर करें आप, बिकॉज दिस इज़ अगेन अ डायरेक्ट अटैक ऑन द और वो इंस्टीट्यूशन जो कि हेड इज़ द ऑल पावरफुल glue that holds the institution together and is the source of all discipline and authority. तो अब this means आप वाली बात के और मेरी कल वाली बात के storm in a teacup spill over होने जा रही है, अब direct attack आने शुरू हो गए हैं, ठीक, और खान साहब is now basically saying सड़कों पे निकलो जी, वो तो काफ़ी अरसे से कह रहे हैं सड़कों पे निकलता कोई नहीं है, जेल भरो का भी कह रहे हैं, वो काफ़ी अरसे से कह रहे हैं जेल भरो, कावर्ड्स हैं आप, निकलते नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, तो ये अब मेरा ख्याल है एक डेस्परेट किस्म की सिचुएशन हो गई है। अच्छा। और जिसमें वो समझते हैं कि अगर उन्होंने ये पोजीशन ना इख्तियार की तो उनको घसीट के ले जाएंगे ये मिलिट्री कोर्ट में और वहाँ सज़ा हो जाएगी। अच्छा। और फिर मुश्किल हो जाएगा, और उनको ये फिक्र है कि अगर तरमीम आ गई जुडिशरी को रेन इन करने के लिए, तरमीम आ गई तो फिर जुडिशरी भी इनका हेल्प नहीं कर सकेगी। अच्छा। वो डिवाइड हो जाएगी and it will not be able to help Imran Khan the way it has been helping him so far. अच्छा। तो मेरा ख्याल है इन चीज़ों की वजह से वो खौफज़दा हैं और उन्होंने सोचा अब now or never, do or die, now or never। और अब वो desperate situation होती है जहाँ do or die, now or never हो जाता है जी, और it's a huge risk। do or die है ना, do or die, so it's a huge risk। तो I think that's where we are headed now, and Khan साहब is determined कि किसी तरीके के साथ लोगों को बाहर निकाला जाए, और मेरा ख्याल है गड़बड़ो, मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता because that would be imputing motive, मतलब कि मगर ये फसाद डेफिनेटली सड़कों पे निकलो उसको कवर करने के लिए कि ये अमन पीसफुल प्रोटेस्ट करें। पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं हो सकती ना, आजकल के जो माहौल बना हुआ है वहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं होती, वायलेंट ही हो जाती है, और हाथ से निकल जाती है, या एक साइड या दूसरी साइड अग्रेसिव हो जाती है, और फिर एक दूसरे के ऊपर फिंगर पॉइंटिंग होती है कि पुलिस ने ये शुरू किया, वो कहते हैं इन्होंने पत्थर मारे, किसी ने फायर कर दिया, पता ही नहीं चलता कहाँ से फायर आया कहाँ नहीं आया, किसने शुरू किया किसने नहीं किया, और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगने शुरू हो जाते हैं। सो देन इट बिकम्स प्रॉब्लमेटिक बिकॉज देन ऑब्वियसली द स्टेट रिप्रेसिव, फिर वो होलसेल अरेस्ट करते हैं, होलसेल, फिर आप अदालतों में घूमते हैं, आप फिर आप अदालतों का और रियासत का जो इदारे हैं उनके साथ क्लैश होनी शुरू हो जाती है। तो मैं समझता हूँ दिस इज़ हेडेड फॉर अ वेरी डिफिकल्ट डेंजरस सिचुएशन। दूसरा इशू जो मेरे लिए ज़्यादा दिलचस्पी रखता है, क्योंकि ये बातें तो हम पहले कर चुके हैं एक हद तक, ये वही चीज़ सिलसिला, वही सिनारियो और वही प्ले बुक चल रही है, वो ये कि खान साहब ने जब ये कहा कि एक शख्स की बात की, एक तरफ तो खान साहब एक शख्स की बात करते हैं जी, फर्दे वाहिद कि जी वही मसला है जी, दूसरी तरफ सारी पीटीआई जहाँ बैठती है जहाँ बात करती है अपने आप को शाबाश देती है कि हम तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं। जो डेमोक्रेटिक लोग हैं जो फाशिज्म में के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं या लिबरलिज़म या कॉन्स्टिट्यूशनलिज़म की तरफ जाना चाहते हैं, जाहिर है वहाँ टू बी एंटी इस्टेब्लिशमेंट इज़ हीरोइक, बिकॉज इस्टेब्लिशमेंट का रोल तारीख़ में पाकिस्तान में has been authoritative and interventionist। तो अब पीटीआई बनना चाह रही है एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी जी, ठीक। तो एक तरफ वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी बनना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मसला एक शख्स का है। इसका ये मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट का इशू नहीं है, एक शख्स इनके साथ हो जाए तो ये प्रो इस्टेब्लिशमेंट पार्टी बन जाते हैं, एक शख्स इनके ख़िलाफ़ हो जाए तो ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी बन जाते हैं। एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी तो शायद इस मुल्क में अब कोई भी नहीं है, देयर इज़ नो सच एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी, पीटीआई भी नहीं है, मैं नहीं समझता पीटीआई इज़ एन एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी। और मैं जब ये कहता हूँ तो लोग बड़े नाराज़ हो जाते हैं मेरे साथ, हम तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी है। मैं कहता हूँ जिस दिन या आपका फ़र्द अव्वल की जिसकी आप बात करते हैं, कोई दूसरा फ़र्द अव्वल आ गया जिसने आपके साथ सलाम दुआ ले ली और सेम पेज पे आ गया, आप तो प्रो इस्टेब्लिशमेंट पार्टी बन जाएंगे जो आप पहले थे। आप प्रो इस्टेब्लिशमेंट पार्टी 2011 से हैं जी, उससे पहले जब मुशर्रफ वॉज इन पावर तो आपने पूरी कोशिश की कि आप मुशर्रफ की पार्टी बन जाए और इन सब पार्टीज की छुट्टी करा दी जाए।
तो वो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अपने इंटरव्यू में भी कहा सारी बातें, और हमें तारीख का भी पता है ना, वी वर देयर, वी नो कि खान साहब ने जो सीट एक जीती वो परवेज़ मुशर्रफ ने जिताई, और खान साहब चाहते थे कि परवेज़ मुशर्रफ अपनी कैबिनेट के अंदर इनको प्राइम मिनिस्टर बनाए। जब वो नहीं बना तो ये पार्लियामेंट छोड़ के चले गए कि मैं इतने बैठ के करना है, आई एम अ नोबडी है, वन मैन पार्टी। तो खान साहब इज़ नॉट एंटी एस्टैब्लिशमेंट। खान साहब वो चाहते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट मेरा साथ दे और मैं बाकी सारी से आपको कुचल दूँ, और सिर्फ वन पार्टी रूल हो जिससे मैं रूल करूँ, मेरी पार्टी रूल करे, और पुलिस फोर्स, रेंजर्स, आर्मी, दे बिकम माई हैंडमेडन्स। जो मैं ऑर्डर करूँ वो करें। अगर रिप्रेस करना है रिप्रेस करना है, वॉर करनी है वॉर करनी है, नहीं करनी नहीं करनी है, दैट्स व्हाट ही वांट्स। ठीक है। So मैं समझता हूँ कि टुडे it is evident that PTI is not anti-establishment. PTI is actually anti one man. जब ये बाजवा इनके साथ था तो ये बाजवा के साथ थे, वन सेम पेज है। उस वक्त तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं थे। जब बाजवा चला गया तो ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो गए। अब दे कांट हैव देयर केक एंड ईट इट टू। अगर एंटी एस्टैब्लिशमेंट है तो फिर इनकलाबी पार्टी बने ना। इनकलाबी पार्टी तो आप है नहीं जी, किसी सूरत में आप इनकलाबी पार्टी नहीं है, तो फिर आप इस मुल्क में नया पाकिस्तान कैसे बनाएंगे? अगर वही सिस्टम रहेगा और आपने भी वो हाइब्रिड रजीम जो है उसी तरीके से चलाना है विद द सपोर्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, तो फिर कैसे आप फिर एंटी एस्टैब्लिशमेंट का होने का दावा नहीं कर सकते। यही बात ख्वाजा आसिफ ने भी कही थी कि आप एक तरफ कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना चाहिए, फिर आप मुज़ाकरात भी कहते हैं कि ताकत के सरचश्मे से ही होंगे, जिनके पास ताकत है मुज़ाकरात उन्हीं से होंगे आइन की बालादस्ती के लिए। So basically, तो ये तज़ादात हैं जो इस पॉलिटिक्स में मौजूद हैं। अच्छा, मैंने आपसे ये जानना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इससे पहले भी ये जब ट्विटर अकाउंट से वीडियो पोस्ट की गई थी मई के महीने में, तो तब भी FIA की तरफ से तहकीकात का आगाज़ किया गया था और उमर अयूब, गौहर खान और रऊफ़ हसन साहब इनसे पूछगछ का इरादा ज़ाहिर किया गया था। अब एक बार फिर हम देख रहे हैं कि FIA की टीम वहाँ गई है। दूसरी तरफ जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के अरेस्ट के बाद ये कहा जा रहा था कि कुछ दिनों में मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी होंगी और बड़ा कुछ सामने आएगा, लेकिन दोनों तरफ कुछ भी नहीं हो सका। तो आज अगर ये टीम गई है तो क्या कर लेगी? कुछ भी नहीं कर लेगी। वो एक और केस बना देंगे। अच्छा, इतनी बेबसी क्यों है? देखिए ना, इशारा अगर कुछ नहीं करते तो खान इससे आगे बढ़ जाएगा। देखिए ये तो कश्मकश चलती है ना। खान कुछ कहता है वो दूसरा रिएक्शन आता है। अगर खान कुछ ऐसी बात करे और रिएक्शन ना आए तो खान और दिलेर हो जाएगा और उसके लोग जो है समझिए तो यू हैव टू हैव अ रिएक्शन। अगर आप रिएक्शन नहीं करेंगे तो खान साहब फिर तो अब और बाय द वे अगर रिएक्शन ना करे तो इस मुल्क में समझते हैं ये कमज़ोरी का निशान है। हाँ। अगर आपको कोई गाली दे और तुम चुप करके बह जाओ तो लोग कहते हैं फारग है, दब गया तो खड़ा ही नहीं हुआ है। तो जब somebody slaps you, you slap back. When somebody abuses you, you abuse back. ये बैलेंस ऑफ टेरर है। ठीक है, बैलेंस ऑफ टेरर। अच्छा, यहाँ पे बैलेंस ऑफ टेरर तब भी किया गया था जब इमरान खान साहब ने मुतालबा किया कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का ट्रायल ओपन किया जाए। फ़ौरन ज़राए से, सिक्योरिटी ज़राए से खबर आई कि इमरान खान साहब ये कहने वाले कौन होते हैं। अब इन बातों का भी जवाब आएगा? नहीं जवाब आएगा। इसका क्या जवाब आना है? देखें, आप एक इदारे के सरबरा को जवाब आ गया ना, FIA वाले पहुंच के। हाँ, लेकिन DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर दोबारा आती है, एक वीकली वो करते हैं, बात करते हैं, तो मेरा ख्याल है ये वन मैन वाली बात के ऊपर वो नहीं करेंगे। अगर वो करेंगे भी तो वो उल्टा जो मैंने अभी बात कही है ना कि उधर भी तो वन मैन है सब, जिसने सबको गुमराह किया हुआ है जी। अगर इम्प्लाइंग ये कि अगर ये ना हो तो मुल्क विल बी फंकी डोरी, आराम से मामला चलेगा, मईशत चलेगी, सियासत चलेगी, हाइब्रिड कंसोलिडेशन होगी एंड सो ऑन। ये खान ने गड़बड़ की है। वो तो कहते हैं ना कि खान फितना है, वो तो नाम ले लिया उन्होंने तो उनके लोगों ने। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आपने जो सवाल पूछा है वो ये है कि जी ट्रायल का क्या होगा। हाँ। उसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि क्वाइट अनप्रेसिडेंटेड पिटीशन आती है कि जी क्या सुनने में ये आ रहा है कि हुकूमत या फ़ौज सोच रही है कि खान साहब को मिलिट्री ट्रायल हो जी, और अदालत को ये कहा जाता है इसको रोकें आप। अच्छा, आज तक ऐसे नहीं हुआ कि कोई बंदा जाए अदालत के पास और कहे मेरा ख्याल है नहीं, मुझे शक है, मुझे डर है, मुझे खौफ है कि मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो हमेशा आगे से जवाब ये होता है कि जब आपकी गिरफ़्तारी के वारंट निकलेंगे जी,
तो फिर आप हमारे पास वारंट लेके आइएगा और फिर हम आपकी बेल की बात सुनेंगे। उससे पहले भी हुआ ही कुछ नहीं, तो हम कैसे ये एक्सेप्ट करें कि आप जो कह रहे हैं ये सही है? किसी बुनियाद पे होना चाहिए। बुनियाद आज तक कभी बेल नहीं मिली ऑन प्रीएम्प्टिव कि जी हाँ ये मसला है, खदशे की बुनियाद हाँ, पे नहीं हुआ, क्योंकि वो तो आपका इल्ज़ाम है ना जी। तो अब बात यह है कि इस दफ़ा जज साहब ने, जो भी जज साहब हैं, उन्होंने पहले तो रजिस्ट्रार ने ऑब्जेक्शन लगा दिए जो हम बात कर रहे हैं कि आप कैसे, ये कहाँ से ये बात आई, कोई एविडेंस, कोई प्रूफ, इस अखबारों में बातें आ रही है, इसके साथ तो कोई नहीं है, कोई बयान आया है कि इसको ले जा रहे हैं मिलिट्री ट्रायल में, नहीं। किसी गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सिबल बंदे ने ये कहा है कि नहीं? ख्वाजा आसिफ ने कहा हाँ हो सकता है, हमें नहीं पता, मैक्सिमम यही कहा है ना जी जी। आर्मी की तरफ से तो कोई कुछ नहीं आया। हाँ, उन्होंने कहा कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, बस अगर कोई भी मुलविस हुआ बेशक। हाँ। तो खान साहब के हमदर्दी जो है वो अब चले गए वहाँ, और वहाँ उनको जो रिस्पॉन्स मिला है वो बड़ा हार्टनिंग रिस्पॉन्स मिला है। जज साहब ने रजिस्ट्रार की को फारग किया जी, और जज साहब ने कहा हुकूमत एतराज मैं दूर कर रहा हूँ, मैं दूर कर रहा हूँ जी जी। ये भी बड़ा रेयर है, मगर चले हो गया, एक बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं। हाँ। तो उन्होंने कहा जी हुकूमत हमें बताया क्या सोच रही है, ठीक, वजाहत करें। अब ये कभी ऐसा हुआ नहीं। अगर हुकूमत ये कह देती है कि जी हाँ हम सोच रहे हैं जी, तो आगे से जज साहब कहेंगे तो फिर ना सोचो, ठीक। पूछने की क्या मकसद क्या है पूछने का, कि आपने अगर हुकूमत कहती है कि जी हम सोच रहे हैं जी, तो क्या आप रोक देंगे उनको सोचने से? आप कहेंगे एकदम ऑर्डर पास कर देंगे कि मत करें, हम आपको स्टॉप करते हैं कि आप सोचना भी ना करें? ये नहीं कर सकते ना। नहीं कर सकते। तो इस सवाल का जवाब मतलब क्या है कि जी हुकूमत हमें बताया क्या सोच रही है? रिडिकुलस, बट देयर इट इज। अब यही इश्यूज हैं जो कि सारे मुल्क को एजिटेट कर रहे हैं कि किस तरीके से ये सारा इंसाफ का तकाजा जो है ये कैसे बढ़ रहा है या ख़राब हो रहा है या क्या हो रहा है। बाकी ये है कि हुकूमत को जब उन्होंने पूछ ही लिया तो आपका क्या ख्याल है? मैं आपको जवाब दे देता हूँ हुकूमत का क्या होगा। हुकूमत कहेगी जी कि ये मामला बड़ा सेंसिटिव है, हम सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, ठीक, उसके मुताबिक कानून अपना कोर्स लेगा। क्या कानून है वो हम नहीं अभी बताएंगे, कानून बहुत से, हम देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता जी। वो किसी किस्म की ये बात नहीं कहेंगे हाँ हम सोच रहे हैं इसको ले जाएं वहाँ, वो हमेशा ये कहेंगे वही जो ISPR ने कहा कि कानून के मुताबिक फैसले होंगे जी। अब कानून क्या कहता है? आज तक तो कानून ने यही कहा है विलियंस का भी ट्रायल हो तो मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हैं जिसमें काजी फैज ईसा ने ये करार दिया था। नहीं, मगर वो देखिए ना, तो आर्मी एक्ट तो अपनी जगह पे बरकरार है ना जी। वो तो जब ले जाते हैं तो उसके बाद सजा हो जाती है तो फिर वो अपील हो जाती है, चैलेंज हो सकता है। ये पहले ऐसे नहीं हुआ था कभी, ये भी अब हाल ही में कुछ अर्सा पहले, 3-4 साल 5 साल पहले ये हुआ कि टेररिस्ट केसेस से स्वात के अंदर जो ऑपरेशन हुआ था उसमें लोगों को पकड़ के ले गए और आर्मी वाले, और उनके ऊपर उनको कोर्ट मार्शल करके सजाए मौत दे दी। दे वर टेररिस्ट्स कॉट इन द स्वात ऑपरेशन। तो उसके बाद और वजीरिस्तान में, तो उसके बाद जब सज़ा हो गई तो फिर उसको चैलेंज किया गया बिकॉज सज़ाए मौत थी। तो वो फिर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट ने रिलीफ दी, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में मेरा ख्याल है एक आध को रिलीफ मिली, बाकी किसी को नहीं रिलीफ मिली, उन्होंने अपहोल्ड कर दिया। तो मगर ये है कि फिर ये इंटरवेंशन हो जाती है जी, बिल्कुल रखना। मगर अब तो ये प्रीएम्प्टिव इंटरवेंशन की बातें हो रही हैं। हाँ, और उस पर चले मुअज़्ज़ज़ जज साहब जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब, उन्होंने 16 सितंबर के लिए हुकूमत को कहा है कि आप इस मामले पर वजाहत दें जो सवाल पूछ रहे हैं साहब के वकील या इमरान खान साहब। उन्होंने कुछ और बात भी कही नवाज शरीफ साहब के मुस्तकबिल के हवाले से, लेकिन उसमें भी बहुत से मानी हैं मुबहम। वापस आके इस पर बात करें। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। और बात इमरान खान साहब के ताज़ा बयानात की, उन्होंने इसमें मुख्तलिफ शख्सियात को एड्रेस किया है। नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल नहीं भूले, लेकिन बात उन्होंने बड़ी ऐसी कुछ पते की भी की है। और हम सब ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के बाद उनकी पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश अक्सर करते रहते हैं, आपसे भी दरियाफ्त करते रहते हैं कि अब उनकी सियासत को क्या कहा जाए, मुफाहमत की सियासत, मुज़ाहमत की सियासत या गोशा नशीनी की सियासत।
नवाज शरीफ साहब के हवाले से प्रेडिक्शन थी कि वो जा रहे हैं लंदन, दोबारा वहाँ पर कुछ टेस्ट वेस्ट होने और मरहुमा कुलसूम नवाज साहिबा की जो बरसी 11 तारीख को गुजरी है उसके बाद वो उनकी रवानगी हो जाएगी। लेकिन एहसन इकबाल साहब ने एक मौके पर इस बात की तरदीद भी की कि ऐसा अभी कोई प्लान नहीं है। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को इन्होंने दबका लगा कर रोका हुआ है, नहीं तो कब का बाहर भाग गया होता। यही इमरान खान साहब कुछ अर्सा पहले कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने की तैयारियाँ मुकम्मल है, कुछ ज़रूरी साजो सामान उठाना है, वो भी आपसे मैंने पूछा था। किसने दबका लगा के रोका हुआ है नवाज शरीफ? मुझे नहीं समझ आ रही इस बात की। नवाज शरीफ साहब की पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, वो गवर्नमेंट में है, वो कैसे इनको रोक सकती? क्या यहाँ रखने से क्या फ़ायदा? क्या नवाज शरीफ किसी चीज़ से भाग रहे हैं कि उनको रोक के रखा हुआ है? क्या वो इनके लिए कोई असासा है जो कि चले जाएंगे तो असासा नहीं रहेगा? ऐसी तो कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है ये गलत फहमी है खान साहब की कि उनको रोक के रखा हुआ है। अच्छा। मगर ये बात सही है कि नवाज शरीफ साहब का अगर कोई प्लान था और या सोच भी रहे थे तो अब मेरा ख्याल है वो तब्दील हो गया है। अब वो शायद किसी सूरत में भी इन द नियर फ्यूचर वो नई प्लान बना रहे हैं, जो मेरी इंफॉर्मेशन है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि उनकी ख्वाहिश है कि वो जर्मनी का एक दौरा करें। जर्मनी में एक इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन हो रही है। अच्छा। और उनके साहिबजादे हुसैन नवाज़ जो कि सऊदी अरेबिया में होते हैं, वो उस एग्जीबिशन को अटेंड करने जा रहे हैं। वो अपनी स्टील मिल को अपग्रेड कर रहे हैं। अच्छा। मेरी इत्तला के मुताबिक। और उन्होंने रिक्वेस्ट की है मियाँ साहब को कि आप भी आ जाएं, ब्रेक भी हो जाएगी और थोड़ा सा 3-4 दिन के लिए। अच्छा। अब याद रहे कि इसी सिचुएशन में मियाँ साहब चाइना भी गए थे और वो भी हुसैन जा रहा था, तो हुसैन ने कहा आप चले। मियाँ साहब को मैंने पहले भी कहा इनको बड़ा शौक है एग्जीबिशन वगैरह का। अच्छा। तो वो एक प्राइवेट टूर था, उसमें कोई पॉलिटिकल व्हीलिंग डीलिंग नहीं थी और वो चले गए थे चाइना टू दिस वन सिटी वेयर द फेयर वाज बीइंग हेल्ड। मगर क्योंकि हसन नवाज यहाँ है दूसरा बेटा, तो वो भी इनके साथ चला गया। अच्छा। मगर उसमें कोई सियासत नहीं थी, कोई मीटिंग्स नहीं थी। ही वाज अ प्राइवेट सिटीजन एंड ही वेंट फॉर दिस एग्जीबिशन जिसका उनको बड़ा शौक है। वो 3 दिन के बाद 3-4 दिन के बाद वो वापस आ गए। अभी भी अगर वो गए, और मैं समझता हूँ शायद ना ही जाएं, मगर अगर वो गए तो वो सिर्फ जर्मनी जाएंगे, यूके नहीं जाएंगे वो। अच्छा। बिकॉज मेरा ख्याल है ये जो लगा हुआ है ना स्टिग्मा, लंदन प्लान, लंदन लंदन लंदन, वो मेरा ख्याल है इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। अच्छा। तो आई डोंट थिंक ही विल गो टू लंदन। अच्छा। आई थिंक इफ़ ही गोज़ ही माइट गो टू जर्मनी फॉर 3 days or 4 days। अदरवाइज आई डोंट थिंक इज़ गोइंग एनीवेयर। मगर इसके अलावा भी एक नई डेवलपमेंट हुई है। क्या खबरें ये आ रही हैं कि मियाँ साहब अब दौरे पे निकल रहे हैं। कहाँ के? पाकिस्तान के कुछ इलाके का दौरा करने लगे हैं। अच्छा। और आपको याद होगा मैंने कहा था कि कुछ क्रिटिसिज्म ये आ रही है सियासी जमात की और गवर्नमेंट की, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि तुसी की करते पे हो काउंटर करने के लिए जी। तो मेरा ख्याल है मैसेज पहुंच गई है खान मियाँ साहब को। अच्छा। तो अब यही सोचा कि अगर कोई बंदा नून लीग को रिप्रेजेंट कर सकता है, जिसकी इज़्ज़त है अभी भी आवाम में डिस्पाइट ऑल द बैड पॉलिसीज़, जिसकी वजह से आवाम के ऊपर इतना दबाव है और बर्डन है, तो वो है मियाँ नवाज शरीफ। क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ की शराफत और दयानतदारी के ऊपर तो किसी को कोई शक नहीं है। बाकी इख्तलाफ हो सकता है और बहुत सी चीज़ों में। तो ये मैंने सुना है कि मियाँ साहब शायद निकलें, कुछ जलसे जुलूस छोटे मोटे करें या सियासतदानों को मिलें। अच्छा। पेशावर जाएँ तो वहाँ के मौलाना को मिलें, इस्लामाबाद जाएँ तो इधर मिलें, शायद स्वात चले जाएँ, शायद आज़ाद कश्मीर। ये मेरे पास कोई पक्की खबर नहीं है, मगर ये बातें अखबारों में आ रही है, मैंने कंफर्म नहीं की हैं। अच्छा, मगर मैं समझता हूँ कि इट इज़ एंटायरली पॉसिबल कि मियाँ साहब जो इस वक्त सो कॉल्ड रिटायरमेंट में है, सो कॉल्ड यही कहते हैं ना जी, वो तो बिल्कुल हट गए हैं, पीछे हट गए, मगर फिर भी तस्वीरें नज़र आती हैं वो मीटिंग्स कॉल कर रहे हैं, सो स्पेशली विद मरियम। और अभी हाल ही में उन्होंने एक और मीटिंग भी की थी जिसमें शहबाज साहब भी थे, ये भी थे, मुस्लिम लीग नून की हंगामी मीटिंग थी वो। तो मेरा ख्याल है कि ये हो सकता है कि अपनी कंस्टिट्यूंसी को फिर थोड़ी बहुत धक्का लगाने की कोशिश करें कि भाई आप थोड़े से जागें और इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, वी आर फाइटिंग एंड सो ऑन। बिकॉज अगर कोई बंदा बयानिया बना सकता है मुस्लिम लीग का या रिवाइव कर सकता है तो वो नवाज शरीफ है। वो ना
और कोई नहीं नून लीग के अंदर जो वो कर सकते। लेकिन वफाक में शहबाज शरीफ साहब के होते हुए तो बयानिया वापस नहीं ला ले सकते अपना, वो और बात है, मगर मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब का निकलना ज़रूरी है, ज़रूरी है, अवाम के साथ राब्ता बड़ा ज़रूरी है। यानी चेकअप वगैरह का भी कोई इरादा लंदन जाने का नहीं है। इसहाकदार साहब पहुँच गए थे और वहाँ जाके उन्होंने ये बात कही कि नवाज शरीफ साहब तो फुली ऑन बोर्ड है मरीम नवाज साहिबा के साथ, अपने भाई के साथ। ज़ाहिर है हुकूमत में मुशावरत तो चलती है, लेकिन नवाज शरीफ साहब बाहर निकलेंगे, सड़कों पे आएंगे तो पता चलेगा कि उनके दिल में क्या है इस सारे निज़ाम को और पाकिस्तान के मसाइल को लेकर। मीटिंग से तो आती हैं कि वो बहुत दिल गिरफ्तार हैं पाकिस्तानी अवाम के मसाइल के हवाले से और अक्सर हिदायत करते दिखाई देते हैं कि इन मसाइल का अजाला किया जाए, मैक्सिमम अवाम को रिलीफ दिया जाए। लेकिन बात तब बनेगी जब वो अवाम के रूबरू आएंगे, उनसे रब्ता करके बताएंगे कि उनके क्या प्लान्स हैं। हम वापस आते हैं ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया और सवाल भेजने का भी शुक्रिया। आज जितना वक्त हमारे पास बाकी बचा है वो है सवालों के लिए मुख्तस। आप तैयार हैं? कितने मिनट? तकरीबन 15 मिनट है। तो कितने सवाल? और मैंने 5-6 सवाल जो है वो फाइनल कर दिए। इसका मतलब है 5 से 2-2 3-3 मिनट तकरीबन इतने। और आज यही करेंगे कि हम ज्यादातर सवाल लेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी उनको निपटा लिया जाए। तो सबसे पहले इमरान कराची से, आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ ऐसी भी मतलब कुव्वतें हैं जो ये चाह रही हैं कि गंडापुर को ही आगे लेके आए और इमरान खान को पीछे ही रखें? जैसे कि हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ का तो चैप्टर ख़त्म हो गया, क्योंकि पार्टी ख़त्म नहीं हुई थी तो शहबाज शरीफ साहब बड़ा एक अच्छा ऑप्शन है उनके पास। देखिए, गंडापुर साहब पीटीआई के लीडर नहीं बन सकते। वो केपीआई के केपी में भी वो पार्लियामेंट्री लीडर बन सकते हैं बिकॉज ऑफ वोट्स एंड सो ऑन, मगर एज अ पॉपुलर लीडर केपी में भी ही कैनॉट बी द लीडर ऑफ द पीटीआई। और बाकी पंजाब में तो बिल्कुल उनको कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा और ना ही किसी और जगह पे उसको कोई एक्सेप्ट करेगा। सो पीटीआई माइनस इमरान खान, दे डोंट हैव अ लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अदील दुबई से क्या जानना चाह रहे हैं? फैज़ हमीद को पकड़ लिया है तो खाली एक आदमी के पकड़ने से तो एहतसाब नहीं होगा, इनकी जो पूरी टीम है उसको पकड़ना चाहिए। जैसे साकिब निसार साहब है, जनरल बाजवा साहब है और बंदयाल साहब है। डीजीएसपीआर साहब ने कहा है कि ये इंतशार पसंद टोला, तो अगर ये इंतशार पसंद टोला था तो इनके नामजद कागजात क्यों जमा होने दिए हैं और इनको केपीके में गवर्नमेंट क्यों बनाने दी है, ईवानों तक क्यों आने दिया ताकि ये इंतशार पसंद टोला दोबारा आके मुल्क में इंतशार डाले? जी, आप तो चाहते हैं कि सारे नू फड़ के अंदर कर दो, पीटीआई नू बैन कर दो, खान साहब नू फारग कर दो इन मोर वेज देन वन। ऐसे नहीं होता ना जी। अब जब ये इलेक्शन हुई तो उसके बाद जो भी रिज़ल्ट्स थे जैसे भी बनाए गए या आए, उनको उनकी इज़्ज़त तो करनी पड़ती है ना। तो इसलिए केपी में उनकी मेजॉरिटी थी, उनको रोका नहीं जा सकता था। बाकी जगह पे कहीं रोक लिया, कहीं नहीं, कहीं 47 फॉर्म, कहीं 45 फॉर्म एंड सो ऑन। तो ये तो नहीं हो सकता था कि हर जगह पे उनको नॉकआउट कर दिया जाता। वो भी तो लास्ट मिनट पे आपको पता ही है किस तरीके से नून लीग एंड द पीडीएम टाइप्स ये स्क्रैप थ्रू किया इन्होंने। सो ये ऐसे अनफॉर्चुनेटली, ये फॉर्चुनेटली होता नहीं है कि एक ही झटके में सबको फ़ारग कर दिया जाए। दूसरी बात, आप कहते हैं फैज़ को पकड़ा, एक बंदा तो नहीं है, बात तो आप सही कहते हैं, मगर अब तो जो बातें आ रही हैं उन क्वार्टर्स से, वो तो यही है ना कि जिस 200 बंदे की इंटेरोगेशन की है और सबको धरेंगे हम और हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, और उसमें सिविलियंस भी होंगे और रिटायर्ड एंड सर्विंग मिलिट्री अफसर्स भी होंगे। बातें तो ये आ रही हैं, मगर बात आगे अभी बढ़ नहीं रही है बिकॉज मेरा ख्याल है अभी फैसला नहीं हुआ कि किस तरीके से इसको हैंडल करना है। अलबत्ता इंक्वायरियाँ चल रही हैं और किसी न किसी स्टेज पे कोई ना कोई तो फैसला करना पड़ेगा। तो लोग तो जब अगर ये फैसला होता है कि ये ट्रायल करनी है मिलिट्री कोर्ट की, फिर तो ठीक ठाक काफ़ी सारे लोगों को धर लिया जाएगा। और अगर इसको लिम्बो में रखना है कि अभी नहीं, देखते हैं कैसे नहीं, आगे हालात कैसे डेवलप करते हैं, इसका रिपोर्कशंस क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तो ये मामला कुछ अरसे तक चल सकता है बिफोर अ फाइनल डिसीजन इज़ टेकन। तो गुहाट सफ़ीरुल्लाह साहब के पास चलेंगे। पाकिस्तान की तारीख में पार्लियामेंट हाउस डेमोक्रेटिक स्ट्रगल में एक अलामत रही है। हमने ऐसे भी दौर देखे हैं जहां पर पार्लियामेंट हाउस को कम्प्लीटली डिसफंक्शनल कर दिया गया था, लेकिन गुज़िश्ता रात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNAs को पार्लियामेंट हाउस के अंदर से बिजली बंद करके अरेस्ट किया गया और फिर बाहर गेट से अरेस्ट किए गए, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और एक जमहूरी हुकूमत के ऐसे इकदाम कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी पर अटैक्स नहीं है और इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? इससे पाकिस्तान के इंटरनेशनल रेपुटेशन पर क्या असर पड़ेगा?
देखिए, फॉरगेट अबाउट इंटरनेशनल रिपरकशंस वगैरह, बात यह है कि दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। मगर और ये बड़े अफसोस की बात है। इसको तो आपने देखा, सिटिंग गवर्नमेंट ने भी कंडेम किया, हालांकि जो लोग गए या ना गए टेक्निकली तो वो गवर्नमेंट के अंडर थे। बहरहाल दिस इज़ टेरेबल, ऐसे नहीं होना चाहिए था। बाकी ये कि जी क्यों ऐसे हुआ, मेरा ख्याल है पैगाम देना चाह रहे थे और वो पैगाम यही है सख्ती का। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये जो ताली बज रही है ये दोनों हाथ से ही बज रही है। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि जब इस किस्म की रेड लाइंस क्रॉस हो जाती हैं तो फिर एक प्रेसिडेंट बन जाता है, या किसी स्टेज पे आगे जाके भी ऐसे हो सकता है। आपको पता है कि पहले एक ज़माना था कि कोई गिरफ़्तार होता था MNA, तो स्पीकर जो है उसको ऑर्डर नहीं कर सकता था कि प्रोड्यूस किया जाए। फिर ये एक नई रवायत शुरू हुई कि स्पीकर दिलेर हो गया और तो स्पीकर ने कहना शुरू कर दिया कि प्रोड्यूस करें। तो फिर वो अब एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन गया। और इस दफ़ा भी आपको पता ही है कि कितना प्रेशर में स्पीकर आया, तो फिर उसने ये ऑर्डर्स किए हैं। तो ये इस किस्म की सिचुएशन है। रेड लाइन आप एक दफ़ा क्रॉस करते हैं और अगर सख्त रिएक्शन नहीं आता उसके ऊपर, तो फिर इसका मतलब है आगे भी वो रेड लाइन क्रॉस होगी। सख्त इंतज़ार किया जाए पार्लियामेंट की तरफ से। बहरहाल तकरीर तो की जा रही है, अभी तक हमने सख्त रिएक्शन कोई नहीं देखा। अब्दुल क़य्यूम साहब मुजफ्फराबाद से। हाल ही में जो हुकूमत पाकिस्तान ने कानून बनाया है जो बगैर इजाज़त के जलसा करेगा उसके खिलाफ 10 साल या 3 साल की सज़ा होगी, लेकिन देखने में ये आया है कि ये हुकूमत ने खुद ही 29 जगहों से इस्लामाबाद को सील करके उस कानून की हुकूमत ने खुद खिलाफ वर्जी की है। क्या ये कानून उन पर अप्लाई नहीं होता है? दूसरा ये है कि आयशा नाज आपसे सवाल करती हैं लेकिन आप खुलकर जवाब उसका नहीं देते। क्या आप डरते हैं कि जी कहीं आपको भी वो अंदर न कर दें? मेरा ख्याल है कि अब मैं क्या आपको बताऊं, आफ्टर ऑल मेन स्ट्रीम में जब आप करते हैं तो बहुत सी रेड लाइंस होती हैं। मेरी तरफ से तो जितनी खुल के मैं जवाब देता हूं आपको पता है मुझे कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के जो जर्नलिस्ट को बुलाए जाते हैं या ब्रीफिंग्स होती हैं या इस किस्म की कोई चीज़ होती है, आपके खादम को कभी इनविटेशन नहीं आया, कभी नहीं बुलाया गया। इसके बाद शायद आना शुरू हो जाए क्योंकि अब मैंने कह दिया ऑन स्क्रीन। अच्छा, इस्लामाबाद सील करने के हवाले से आपसे सवाल किया कि वो कानून क्या हुकूमत पे अप्लाई नहीं होता कि आपने खुद ही मुहासरा कर दिया? कानून जो होते हैं वो हुकूमतों के ऊपर नहीं अप्लाई करते, वो आवाम के ऊपर और अपोजिशन के ऊपर अप्लाई करते हैं। चले, ये भी जवाब फ़ौरन मिल गया। अब है बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया से हामिद साहब। ये जो साइफर दिया गया पाकिस्तान एम्बेसडर को, उनको पता था कि ये साइफर जो है वो शाह महमूद कुरैशी तक जाएगा, शाह महमूद कुरैशी इमरान खान को बताएगा, और वो इमरान खान की पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग कर चुके थे और उनको पता था कि इसका क्या रिएक्शन होगा। बेसिकली उनका टारगेट ये नहीं था कि वो इमरान खान को हटाना चाहते थे, उनका जो मिशन था वो था गैप क्रिएट किया जाए बिटवीन द एस्टेब्लिशमेंट एंड द पाकिस्तान पब्लिक, और मेरे ख्याल में दे हैव बीन सक्सेसफुल। ये चीज़ दोनों को समझ नहीं आई, दोनों साइड्स को समझ नहीं आई, क्योंकि अगर हम समझते हैं कि हम हर बात उनकी मानते हैं तो एक व्हाट्सएप भी मैसेज ही काफ़ी था। यू नो, इवन दे वुड हैव कॉल्ड us personally, one guy from the establishment, and would have told why to send a cipher and keep an evidence. बात यह है कि डिप्लोमेसी भी कोई चीज़ होती है और स्टेट टू स्टेट इंटरेक्शंस भी कुछ होते हैं। बहुत सी बातें होती हैं जो वर्बली नहीं कही जा सकती। वर्ड्स आपसे मुंह से जब निकल जाते हैं तो वापस नहीं लिए जाते। वो इसी तरीके के साथ जो रिटन कम्युनिकेशन होती है बड़ी सोच समझ के एक एक फुल स्टॉप, एक एक कॉमा उसको सोच के की जाती है ताकि ये आपके ख़िलाफ़ ना होल्ड कर सके कोई और पैगाम भी पहुंच जाए। इसको डिप्लोमेसी कहते हैं। डिप्लोमेट्स कभी भी ब्लैक इज़ ब्लैक एंड वाइट इज़ वाइट नहीं करते। वो कभी नहीं कहते कि ये ऐसे है ये ऐसे नहीं है। वो रिडल्स में और मुहावरे एंड इस किस्म के तरीके के साथ वो अपने मैसेजेस कन्वे करते हैं ताकि दूसरा ये ना समझे कि ये कोई थ्रेट है। बिकॉज डिप्लोमेसी के अंदर अगर आपने किसी को थ्रेटन कर दिया और वो भी वर्बली कर दिया जो कि रिपीट हो सकता है, और या इवन इन राइटिंग अगर आपने कर दी तो वो बात भी नहीं रहती। तो फिर तो दूसरी साइड जो है वो डिफेंसिव पे ये अग्रेसिव हो जाती है। तो डिप्लोमेसी का मतलब ही ये है कि लफ्ज़ जो हैं वो बड़े चुन के सोच समझ के इस्तेमाल किए जाएं और पैगाम जो दिया जाए वो इस तरीके से दिया जाए कि दी अदर साइड फील्स नो ऑफेंस। मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसे नहीं होता कि जी प्रेसिडेंट उठा के फ़ोन करे आर्मी चीफ को कहे ओए नु करो, ऐसे नहीं होता। ये बड़ी रेयर है सिचुएशन के इस तरीके से कुछ हो। बट पाकिस्तान में तो सर्टनली
इस तरीके से शायद नहीं हुआ कभी, तरीके से मैसेजेस दिए जाते हैं। तो अब बात यह है कि ये जो मैसेज थी, दिस वाज एज मच फॉर द इस्टेब्लिशमेंट एज इट वाज फॉर इमरान खान। और ये तवक्को ही नहीं थी कि इमरान जो है इसको पब्लिक कर देगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैसेज जो थी वो एम्बेसडर साहब ने बनाई थी अपने लफ्ज़ों में। अब वो जो दूसरी साइड है वो तो डिनाई करती है ना कि जी हमने तो शायद ऐसी बात ही नहीं की। वो तो यही कहते हैं एम्बेसडर ने जो समझा उसने लिख दिया और हमने तो ऐसी बात ही नहीं की। तो इसलिए बात की भी और नहीं भी की, प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी। और खान साहब को ये पैगाम था कि बिहेव योरसेल्फ, ये आप जो रूस गए हैं और जिस किस्म की बातें आप कर रहे हैं, ये इट्स नॉट गुड फॉर आवर रिलेशनशिप। ये चीज़ें चलती रहती हैं। ये जो हम डिमार्श करते हैं बुला के एम्बेसडर को कि आपके लीडर ने ये कहा, ये नहीं कहना चाहिए था, इसीलिए हम उसको प्रोटेस्ट नहीं कहते, उसको डिमार्श कहते हैं। ये दीज आर डिप्लोमेटिक टर्म्स। तो जैसे आप समझते हैं ऐसे डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स इंटरनेशनल रिलेशंस में नहीं कंडक्ट होती। तो आपके ख्याल में जो मिशन था इमरान खान साहब का गैप पैदा करने का, वो कामयाब हो गया अवाम और नहीं? ये गैप शैप कोई था, दिस इज नथिंग टू डू विद क्रिएट अ गैप बिटवीन खान एंड द पब्लिक or the establishment and the public. नहीं, nothing of the sort. This was just a message to convey कि जी अगर इमरान खान नहीं रहना है तो प्लीज़ दिस इज़ अ टाइम कि वी नीड टू कन्वे टू यू दैट वी आर अनहैप्पी। एंड खान साहब कुड हैव बीन, अगर इनकी इंस्टेबिलिटी ना होती खान साहब की, तो खान साहब चुप करके ये पढ़ लेते और उसके बाद अकॉर्डिंगली डिप्लोमेटिकली इसका जवाब भी बन जाता, फॉरेन ऑफिस ने दे देना था। या खान साहब ने अपनी रेटरिक कम कर देनी थी, या और तरीके से कन्वे कर देना था कि नो यू आर रॉन्ग, ऐसी बात नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड सो ऑन। मगर क्योंकि खान साहब उस वक्त ऑन हिज वे आउट थे, ही नीडेड समथिंग, एक पॉपुलर किस्म की चीज़, ताकि ये लगे ऐसे कि जी मुझे तो निकाला जा रहा है ग्रेट इम्पीरियलिस्ट पावर ने। भुट्टो साहब ने भी यही कोशिश की थी एक ज़माने में, बट इट डिडंट वर्क। और इस दफ़ा भी कुडंट सेव खान साहब दिस लेटर। ठीक है, अब आते हैं वापस पाकिस्तान और लाहौर से हारून साहब का सवाल। अगर आप पिछले इलेक्शन भी देखें तो बाकी तमाम पार्टीज़ के वोट्स अगर मिला लें तो वो पीटीआई से बहुत ज़्यादा है। और उसके अलावा जब धांधली की बात होती है तो केपी में पीटीआई की तरफ से भी धांधली हुई है, जिसका मौलाना साहब भी जिक्र कर चुके हैं। तो क्या ये एक मिथ क्रिएट हुई भी है कि पीटीआई और खान साहब बहुत पॉपुलर हैं, जबकि वो इतने पॉपुलर नहीं है? देखिए, अगर आप ये पीटीआई को कहेंगे ना तो पीटीआई दो बातें कहेगी और दोनों में वज़न है। वो क्या? एक वो कहेंगे जी कि बड़ी मैसिव रिगिंग हुई है। अब वज़न ये है कि एक कॉमन परसेप्शन पैदा हो गई है कि रिगिंग हुई है। यही इसी किस्म की परसेप्शन थी 2018 की इलेक्शन में भी कि रिगिंग हुई है, मगर वो इमरान खान के हक़ में हुई थी। उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट उनको लाना चाह रही थी। तो उसी किस्म की लॉजिक अप्लाई करती है दोनों केसेस में। मगर एविडेंस जो है ऑफ रिगिंग वो अभी तक सामने नहीं आया। एलिगेशंस आ रही हैं मगर वो एविडेंस सामने नहीं आ रहा। और मैं कहता हूँ मेरी फॉर्म 45 ये है, फॉर्म 47, बट वो प्रूफ जिसे कहते हैं ना कि अदालत में जाके उसको प्रूफ किया जाए, वो अभी तक हुआ नहीं। हाँ, कुछ लोग फिर पीटीआई जवाब ये देगी कि जी आप सुनते नहीं हैं, इलेक्शन पिटिशन ही नहीं सुन रहे, या वहाँ रिगिंग कर रहे हैं, जजेस लगाना चाहते हैं जो हमारी बात नहीं सुनेंगे, या फेयर डील नहीं देंगे, एंड सो ऑन। तो ये इश्यूज चल रहे हैं। मगर बात यह है कि पॉपुलैरिटी, केपी में मौलाना कहते हैं रिगिंग हुई है, नून लीग तो नहीं कहती, और भी कोई नहीं, पीपल्स पार्टी भी नहीं कहती, उन्हें पता ही नहीं, उनके वहाँ वोट ही नहीं था, तो उन्होंने क्या कहना है कि रिगिंग हुई है। मौलाना ज़रूर कहते हैं। अब मौलाना 2, 3, 4 सीटों में इससे ज़्यादा क्या इल्ज़ाम लगाएंगे? वो हमेशा जब नई भी रिगिंग होती तो वो इतनी सीटें ही लेते हैं। इस दफ़ा आधी सीटें मिली हैं तो वो ये कह सकते हैं कि पिछली दफ़ा मुझे इतनी मिली थी, तो वो कितनी 5, 6, 7, 8 सीटें होंगी। सो वहाँ तो इसमें कोई शक नहीं है कि नून पीटीआई ने स्वीप किया है, नो डिड। और छोटी मोटी रिगिंग हुई होगी क्योंकि वहाँ एज आई सेड बिफोर, वहाँ तो आरओज़ के सारे जो थे वो पीटीआई के लोग थे, और ये नहीं कि उनको लगाया गया था, मगर वहाँ का एक सेंटिमेंट ही ऐसा था, और अभी भी है उस किस्म का सेंटिमेंट। बाकी रह गई कि जी पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिल के ज़्यादा वोट्स लिए देन पीटीआई, तो उसकी पॉपुलैरिटी इज़ इन डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि वो ज़्यादा वोट्स लिए। अब बात यह है कि ये जो सिस्टम है हमारा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसके अंदर एक बंदा और 90,000 वोट ले, बंदा 95,000 लेके,
और असेंबली में आ जाता है, और उसकी इस तरीके के साथ छोटी छोटी लीड्स के साथ लोग जो है असेंबली में एक पार्टी 2/3 भी ले लेती है। हालांकि जो वोट काउंट है वो 2 या 3-4% का फ़र्क है। तो ये आपका पॉइंट अपनी जगह पे है अबाउट पॉपुलैरिटी। मगर जब हम पॉपुलैरिटी की बात करते हैं तो इट्स अबाउट वोटिंग, कि वोटिंग अगर होगी तो क्या होगा। तो अभी ये सिचुएशन यही है कि आज अगर, और यही पीटीआई कहेगी, आज वोट इलेक्शन करवा लें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा लें, वील विन 2/3 मेजॉरिटी। अब वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में यस, मगर अभी आपने देखा एक साउथ पंजाब में एक सीट थी जो कि पहले पीपल्स पार्टी पीटीआई के पास थी, अब वो पीपल्स पार्टी को चली गई है। अब वो इल्ज़ाम तो लग रहे हैं कि जी रिगिंग हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है, और छोटी मोटी हुई भी होगी, मगर जो गैप है बिटवीन द पीपल्स पार्टी कैंडिडेट एंड द पीटीआई कैंडिडेट इज़, किसी एक को 55, 58, 60,000 मिले हैं, दूसरे को लाख से ज़्यादा मिले हैं। सो मैं समझता हूँ कि कुछ एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ पीटीआई इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, इवन दो वेव जो थी उनके हक में थी इन सेंट्रल पंजाब, बट सदर्न पंजाब में बहुत से पॉलिटिक्स इज़ अ लिटिल डिफरेंट। वहाँ पीपल्स पार्टी के भी सपोर्ट बेस है एंड सो ऑन। तो इलेक्शन इज़ द ओनली वे टू प्रूव पॉपुलैरिटी। दिस इज़ नॉट अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम कि आप 2 कैंडिडेट्स हैं और अब कौन ज़्यादा पॉपुलर है, जो ज़्यादा पॉपुलर है हु हैज़ मोर ऑफ द पॉपुलर वोट, वो जाके प्रेसिडेंट बन जाएगा। दिस इज़ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, और इसके अंदर नॉट नेसेसरीली द मोस्ट आउटस्टैंडिंगली पॉपुलर पार्टी विल विन। इसमें थोड़ी सी भी पॉपुलैरिटी हो मोर देन दी अदर, जो कि हमने पहले देखा है जब पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कॉन्टेस्ट्स होते थे तो नैरो मार्जिन के साथ एक दूसरे को बीट करते थे, मगर पार्लियामेंट उनके हाथ में आ जाती थी। ठीक है, ये फ़र्क भी आज हमने समझा। आप नेदरलैंड से और जावेद अशरफ साहब मैनचेस्टर से, हमाद मीर यूरोप से, लियाकत अली साहब, और इन सब के सवाल बहुत इंटरेस्टिंग थे, लेकिन वक्त की कमी के बाद हम शामिल नहीं कर पाए। बहरहाल कोशिश करेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में आपको जवाब मिल जाए। मज़ीद सवालों के लिए नंबर आपके सामने, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त।